सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स आर डी शर्मा का चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब चूंकि एक वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं किया जा सकते, इसलिए हम छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन करके अपलोड कर रहे हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी रहे और आपको टाइम भी किल करना कहते हैं ना, आपको उसको किल भी ना हो आपका टाइम। ठीक है, देखते हैं कौन सी एक्सरसाइज है, कौन सा क्वेश्चन है। आप इंजॉय करिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए देखिए आज एक मिनट, एक स्पेशल टाइप का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। पहले उसकी खूबसूरती समझ लीजिएगा। वो जब बोर्ड एग्जाम में आता है ना, तो पहचान में नहीं आता है कि वो वही है, बस ये समझ लीजिए उसको वो क्या है। तो जब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, तो पहले आप उसको चेक करेंगे कि ये वेरिएबल सेपरेबल है कि नहीं है। नहीं है तो होमोजीनियस है कि नहीं है। नहीं है तो वही है जो हम बता रहे हैं, ये चेक कर लीजिएगा। उसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप जब ग्रेजुएशन लेवल में जाएंगे, आप चाहे बीटेक करो चाहे बीएससी करो, अलग की बात है, तो वहाँ आपका डिफरेंशियल इक्वेशन तो हर सेमेस्टर में होगा, लगभग लगभग, किसी एक में नहीं है, सिर्फ कानपुर में फर्स्ट ईयर में नहीं है। वहाँ आपकी स्टार्टिंग वहीं से होगी, वेरिएबल सेपरेबल से ही होगी, यहाँ से होते हुए तभी बढ़ेंगे। मतलब सब में पहला कदम एबीसीडी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस फॉर्म में अगर हो, ठीक है, जहां पी और क्यू जो है, पी और क्यू जो है, दे आर द फंक्शन ऑफ एक्स, ये एक्स के फंक्शन हो, तो इस प्रकार की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, पहली चीज। ठीक है, अब मेरा उद्देश्य ये है कि मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं। सॉल्व करूं मतलब जिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके वही फंक्शन निकालूं। ये तो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है? कोई भी कर्व होता है, उसको डिफरेंशिएट करते हैं और आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, यही करते हैं ना। तो अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाए और आपसे कहा जाए कि ये किस कर्व की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सिंपली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो इंटीग्रेट करने के लिए हमको एक ऐसा फैक्टर चाहिए जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये इंटीग्रेबल हो जाए। क्योंकि वो फैक्टर मल्टीप्लाई करने से ये इंटीग्रेबल हो जाता है, तो उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये बाद में भी नाम आएगा, शॉर्ट में इसको हम IF लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसका फॉर्मूला होता है ई टू पावर इंटीग्रल पी। पी किसका फंक्शन है? एक्स का, इसलिए लिखा जाएगा पी डी एक्स। ठीक, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल आया। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इस फैक्टर से अगर इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो ये इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप इस फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड इंटीग्रेटिंग। देखो इधर डायरेक्ट रिजल्ट आता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, डायरेक्ट ये हो गया इंटीग्रेशन। अभी जब कोई क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे तो एक बार चेक करके बता देंगे, लेकिन लिखना डायरेक्ट है। इधर डायरेक्ट क्या आएगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये मतलब मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट होके रिजल्ट आया है। कैसे आया ये डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, अभी एक क्वेश्चन में हम समझा देंगे। और इधर मल्टीप्लाई क्या q के साथ, जब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, तो फिर इसको इंटीग्रेट कर देंगे और फिर कांस्टेंट जोड़ देंगे और जो भी आंसर आएगा वो आंसर आ गया। तरीका समझ में आया? ठीक है, तो ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, नोट करिए। फिर इसका दूसरा एक फॉर्म बता दें, फिर क्वेश्चन की बात करें। नोट करिए। अब देखिए कभी कभी इसका फॉर्मेट चेंज होता है, कभी कभी क्या होता है कि ये इस फॉर्म में नहीं आ पाता है। ठीक है, तब क्या करते हैं? देखो ध्यान से। तो क्या हो जाता है? ये हो जाता है dx बाई डी वाई। अब इसी में हम ओवर राइटिंग कर लेते हैं। ये क्या हो जाता है? dx बाई डी वाई, और यहाँ पर px हो जाता है। और ये फंक्शन किसका हो जाता है? p और q, y के फंक्शन हो जाते हैं। ठीक है, अब आप जब डी वाई बाई डी एक्स को शिफ्ट करोगे ना, तो अपने आप लगेगा कि शिफ्ट नहीं हो पा रहा है,
तो उसको उल्टा करके करोगे तो इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अब पी ओ क्यू किसके फंक्शन है? वाई के फंक्शन है। भाई जब आप डी वाई बाई डी एक्स कर रहे थे तो वाई डिफ्रेंशिएट हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहा था वाई को, तो एक्स इंडिपेंडेंट था, वाई डिपेंडेंट था। यहाँ क्या है? एक्स डिपेंडेंट है और वाई इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो पी का होगा किसके रेस्पेक्ट होगा? वाई के रेस्पेक्ट में। तो जब आप मल्टीप्लाई करके इसको करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? एक्स इंटू पी डी वाई, और यहाँ चूंकि y के फंक्शन है तो यहाँ dy होगा और यहाँ y के रेस्पेक्ट में होगा। तरीका समझ नहीं आया? ये सेकेंड फॉर्म है इसका। ये क्वेश्चन को देखने से पता चलेगा कि ये किस फॉर्म में आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपने देखा वो ऐसा उसमें हाईलाइट होगा आई एम द लाइक दिस, नहीं। आप पहचानो, नहीं पहचान में आया तो फिर जाओ नोट करिए। हाँ वहीं जहाँ इनको बताया था हमने। देखो ये 29.10 का पहला क्वेश्चन, सावधान। हमने क्या कहा? एग्जाम, अब आपको तो मालूम है कि कौन सी एक्सरसाइज पढ़ाई जा रही है, आपको मालूम है। वो जैसे छोटे में हम जब थे, हम मतलब तुम भी वो थे, तो जब मालूम था इस चैप्टर में ऐड होगा, क्या करना? ऐड करना। क्या करना? ऐड करना। मालूम है? सावधान। ये लिखा डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई पावर 3x। क्या इसमें x के फंक्शन dx के साथ और y के फंक्शन dy के साथ शिफ्ट होने की चांसेस लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं ना, यानी वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। ठीक। दूसरा है, क्या ये होमोजीनियस है? नहीं। ई टू पावर 3x की सीरीज खोलोगे ना तो 1 प्लस 3x स्क्वायर पान फैक्टोरियल 2 हालत खराब हो जाएगी। ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, ये होमोजीनियस नहीं है। तो अब देखो जरा, अगर मैं कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग बाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, है कि नहीं? ये तो आप लिखेंगे इट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैसी है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जहां, अच्छा सुनिए ध्यान से, अगर यहां पे कोई चीज मल्टीप्लाई में लिखी हो तो डिवाइड कर दीजिएगा पहले। तो यहां से p की वैल्यू क्या है? 2, और q की वैल्यू क्या है? e टू पावर 3x। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या कहता है कि इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हमको एक फैक्टर चाहिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए। हमने उस फैक्टर का नाम क्या रखा है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? ई टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, यानी ई टू पावर 2x dx। क्या लिखा हूँ? 2x आएगा ना, 2dx, 2x आ गया। यानी मैं इससे इसको मल्टीप्लाई करूंगा और ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये हमने कहा। तो एक क्वेश्चन तो हम पूरा करके दिखा देते हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू पावर 2x। एंड इंटीग्रेटेड नहीं लिखा हमने जानबूझ करके। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये ई टू पावर 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू ई टू पावर 2x इज इक्वल टू ई टू पावर 3x इंटू ई टू पावर 2x कर दिया मल्टीप्लाई। आप इसके पहले क्या लिखे थे? मल्टीप्लाइंग एंड इंटीग्रेटिंग। अब इसको इंटीग्रेट करो। एक अन्य क्वेश्चन डायरेक्ट करेंगे आप। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स। हमने अभी क्या कहा था कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, यही हमने कहा ना डायरेक्ट। क्यों होगा? इसका इंटीग्रेशन ये इसलिए होगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है, यही तो मतलब होता है। अब जरा इसको डिफरेंशिएट करके देखो, ये आ रहा है। फर्स्ट फंक्शन y ई टू पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 ई टू पावर 2x प्लस सेकेंड फंक्शन ई टू पावर 2x और y का डी dx। चूंकि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन ये लिखा है इसीलिए इसका इंटीग्रेशन वो लिखा हुआ है। ठीक। तो हम जब एग्जाम में क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई ई टू पावर 2x और लिखेंगे एंड इंटीग्रेटिंग। क्या लिखेंगे? एंड इंटीग्रेटिंग। तो इस स्टेप को हम शो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट ये लिख देंगे उठा करके। ठीक। कैसे आया वो मैं समझा रहा हूं। तो यहां जब मल्टीप्लाई करेंगे किसको? ई टू पावर 3x का मल्टीप्लाई ई टू पावर 2x dx करेंगे। अब इंटीग्रेट कर दो, इसका तो हो ही चुका है इंटीग्रेशन ना, ये ई टू पावर 5x है। अब हो सकता है कि भी दो फंक्शन आ जाए, मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट रूल लगे, ये कुछ भी हो सकता है। तो ई टू पावर 5x का क्या होगा? 1/5 ई टू पावर 5x प्लस सी। तो दिस इज योर आंसर। थोड़ा सा अमेंडमेंट आप कर सकते हैं, ई टू पावर 2x को उधर शिफ्ट कर सकते हैं, शिफ्टिंग करके आंसर उधर शिफ्ट किया गया होगा। हाँ नहीं नहीं, y 90% y निकालना होता है, ये नोट कर लिया।
रब कर दें इसको, इतने को। तो यहाँ से y की वैल्यू नहीं, ये भी छोड़ोगे, दिस इज नॉट रॉन्ग है। किसको? हाँ कांस्टेंट को कर सकते हैं, लेकिन 5 क्या करेगा, रहने दो। इसको उधर ले जाओगे तो 1/5 ई टू पावर 3x प्लस सी ई टू पावर माइनस का 2x, तो दिस इज योर आंसर। अब कोई देखिए, चूंकि सी की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए इसको जनरल सोल्यूशन कहा जाता है। क्या कहते हैं? जनरल सोल्यूशन। लेकिन जब सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू हो जाए कि भाई यही वैल्यू सी की होगी, तो उसको हम कहते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। पर्टिकुलर का मतलब होता है एक्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर सी की एक फिक्स वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर सोल्यूशन हो, ये जनरल सोल्यूशन है। तो जनरली सोल्यूशन लिख करके आता है, आपके यहाँ पर्टिकुलर जनरल लिख करके 90% नहीं आता है। बड़े क्लासेस में होगा कि वहाँ जनरल सोल्यूशन अलग होता है, पर्टिकुलर अलग होता है, ठीक है। नोट करिए इसको, ये चीज़ बार बार नहीं शो की जाएगी, ठीक है। ये एक बार बता दी गई है, ये डायरेक्ट वहाँ लिख दी जाएगी। और क्या फोर्थ बड़ी साफ साफ दिख रहा है। देखिए ये सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है, 4 dy बाई डी एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 5 ई टू पावर 3x। सबसे पहले तो आपको 4 को क्या करना हो, बात की बात है, क्या वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है। अच्छा, इसको कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, एक बार, और इसकी पावर 1 है, तो इसका डिग्री क्या है और इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर डिग्री मालूम है ना, ऑर्डर क्या होता है, कितनी बार डिफरेंशिएट किया वो ऑर्डर होता है। यानी ये ऑर्डर 1 है, और कितनी बार उस ऑर्डर का पावर वो डिग्री है, जो डिग्री 1 है, ठीक है। तो पहले तो आप देखो, क्या वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या होमोजीनियस है, नहीं हो सकता है। अब आप कहेंगे 29.10 एक्सरसाइज है तो काय के लिए पूछ रहे हो, हम जानते हैं लीनियर है। तो पहले तो 4 को हटाओ यहाँ से, तो 4 को हटाने के लिए क्या करो, अगले स्टेप में 4 से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ से 4 गायब हो जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 5/4। ये इक्वेशन 1 बनेगी अगले स्टेप में। हमने तो ऐसे, आप ऐसे न कर देना, व्हाइट ना लगा दो, पता चला। अब क्या करेंगे, कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करेंगे आप, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p की वैल्यू क्या यहाँ पर है 2, और q की वैल्यू क्या है 5/4 ई टू पावर माइनस 3x। अब क्या निकालेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब एक ऐसा फैक्टर जिससे मल्टीप्लाई करने पर वो डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेबल हो जाती है, ये मतलब हुआ। क्या बताया गया, ई टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, ई टू पावर इंटीग्रल 2 dx, यानी ई टू पावर 2x। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू पावर 2x एंड इंटीग्रेटिंग वी गेट, यहां क्या लिखें डायरेक्ट y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट लिख देंगे। क्यों हुआ, हमने समझाते हैं, वो आपको करना नहीं एग्जाम में इसको, ठीक है, वो केवल आपके समझाने के लिए था। और यहाँ क्या होगा 5/4 ई टू पावर माइनस 3x को ई टू पावर 2x से मल्टीप्लाई किया और इंटीग्रेट कर दिया और कांस्टेंट प्लस कर दिया। यहाँ प्रोडक्ट रूल मत लगा देना, लगा देते हैं लोग, ये सिंगल स्टेप में आ जाएगा। फिलहाल ये क्या लिखा, ई टू पावर माइनस का x, तो क्या हो जाएगा y इंटू ई टू पावर 2x इज इक्वल टू 5/4 बाहर, ये लिखा है ई टू पावर माइनस एक्स, ई टू पावर माइनस एक्स का इंटीग्रल माइनस ई टू पावर माइनस एक्स, तो माइनस ई टू पावर माइनस एक्स प्लस सी हो गया। इसको उधर ले जाओ तो y इज इक्वल टू माइनस 5/4 ई टू पावर माइनस का 3x प्लस सी ई टू पावर माइनस का 2x। दिस इज योर आंसर, ठीक है। टफ है, पहचानना पड़ेगा वहां पर, यहाँ तो पहचान में आ गया कि वही चैप्टर है। नोट करिए।